तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दो छोर रैखिक समीकरण युग्म हम हल कर रहे थे कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स में। और इसके लिए जो ये हमारे पास अरिहंत की किताब है, इससे जो प्रश्नावलियाँ थी उसको हमने ख़त्म कर दिया था। और अभी हमें एनसीईआरटी फोल्डर में चलना है, जो कि आपकी एनसीईआरटी या फिर राजीव प्रकाशन की जो किताब है उसके क्वेश्चंस हैं, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वही इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी वहीं पे चलते हैं। सो दोस्तों, अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताब है या फिर राजीव प्रकाशन की किताब है, तब दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में आपको प्रश्नावली 3.1 जो मिलती है, उसमें जो पहला प्रश्न होता है वो आफताब अपनी पुत्री से कहता है, ये वाला प्रश्न वहाँ पे मिलता है। और इस पूरी प्रश्नावली में अभी टोटल कितने क्वेश्चन हैं अगर हम देखें तो हमें मिल जाते हैं टोटल 4-5 क्वेश्चन मिल जाने चाहिए। तो यहाँ पे टोटल केवल 3 क्वेश्चंस मिलते हैं जो हमें देखना है, हल करना है। तो पहले प्रश्न के साथ हम शुरुआत करेंगे, देखेंगे क्या है इस प्रश्न में। वैसे दो चरों वाला रैखिक समीकरण ही बनाना होगा, उसे हल करना होगा ग्राफीय निरूपण द्वारा। तो यहाँ पे आफताब अपने पुत्र से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 साल पहले मेरी आय तुम्हारी आय की 7 गुनी थी, और 3 वर्ष बाद मेरी आय तुम्हारी आय की 3 गुनी हो जाएगी। क्या यह मनोरंजक है? हाँ बिल्कुल, बहुत मजेदार। 7 साल पहले 7 गुनी, 3 साल बाद 3 गुनी रह जाएगी, हो जाएगी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी हमको बीजगणितीय रूप पहले बनाना है, उसके बाद इसका ग्राफीय रूप खींचना है। अब इस चूंकि ये अरिहंत की किताब है तो पूरा हल दिया गया है। मनोहर रे की किताब लेंगे उसमें भी हल दिया गया है। तो अभी अपन यहाँ पे हल करते हैं। तो दोस्तों, हल करने के लिए हम यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा सा छोटा कर दिए हैं। पहले प्रश्न के साथ देखेंगे, पहले हम बीजगणितीय रूप में चलेंगे। पहले बात तो आफताब और उसकी पुत्री की आयु के बारे में चर्चा की जा रही है, तो हम यहाँ पे सीधे सीधा लिखेंगे, माना आफताब जो है की आयु जो बन रही है वो बन रही है आपकी x वर्ष, और जो उनकी पुत्री है तथा उसकी पुत्री की जो आय बन रही है वो आप मान लेंगे y वर्ष। बस शुरुआत हर प्रश्न की यहीं से करनी है। यहाँ पे दो चरों वाले रैखिक समीकरण में आपको ऐसे ही करना है। जो भी चीज़ें पूछी जाए या भी जिनके बारे में चर्चा की जाए, उनकी आयु के बारे में चर्चा की गई तो उनके आयु को मान लिया हमने। और फिर उसके बाद जो शर्तें दी गई हैं उन पर चलते हैं। कहा गया है पहली शर्त के अनुसार, यहाँ पे 7 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार क्या कार्रवाई की गई है। कहा गया है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व की बात की गई है। तो जो आफताब होगा, अभी थोड़ा हम स्टार्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे x - 7 वर्ष हो जाएगी। जो उसकी पुत्री है वो y - 7 हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा काम। अब यहाँ पे आफताब अपनी पुत्री का 7 गुनी थी उसकी आय, तो जो आफताब है हमने एक तरफ लिख लिया, जो उसकी पुत्री है उसको एक तरफ लिख लिया। दोनों तरफ -7 क्यों किया गया ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि दोनों की आयु 7 वर्ष पहले की बात की जा रही है। जैसे अभी मैं हूँ 26 साल का, तो उसमें से अगर मैं कहूँ कि 2 साल पहले मैं कितने का था, तो 24 का था। सिंपल सा माइनस किया, वही काम यहाँ पे हो रहा है। तो इक्वल करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों स्थितियों में 7 वर्ष की बात की, मतलब 7 गुने की बात की गई थी। यहाँ पे 7 गुनी थी, तो किधर 7 से गुणा करेंगे। गुणा का मतलब गुणा करना, तो जो कम है उसमें गुणा करके बराबर कर दीजिए। तो पुत्र की आयु कम रहेगी, उसमें जब हम गुणा कर देंगे 7 से, तो दोनों पक्ष क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो x - 7 इधर रखेंगे, 7 से गुणा कराएंगे तो 7, y - 7 7 49, पक्षांतर करेंगे तो x ये इधर आएगा -7y, ये इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, और 49 माइनस में है x - 7y, और 49 में से 7 घटाने पर 42 बराबर 0।
ये हमें पहला समीकरण मिल चुका है। ये बीजीय रूप में जो निरूपण करना है उसका पहला चरण पूरा हुआ। अभी यहाँ पे दूसरी शर्त पे आ जाते हैं, जहाँ पे कह रहे हैं कि 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु के 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त क्या कह रही है? कह रही है कि आफताब जो है वो उनकी आयु कितनी होगी? यहाँ पे हमको लिख देना चाहिए था 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 जोड़ दिया जाएगा। और अभी यहाँ पे यूं ही समझिए कि अभी मेरी आयु अगर 30 वर्ष है, तो 3 साल बाद की अगर बात करें या फिर 4 साल बाद की बात करें तो 4 प्लस करना होगा। इतने सिंपल सा काम। तो यहाँ पे जो भी अभी वर्तमान में है वही में जोड़ा जाएगा। और यहाँ पे आफताब की आयु की जगह पे अगर हम वर्तमान लिखेंगे, वर्तमान आयु, यहाँ पे पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। केवल आयु लिखकर छोड़ देना थोड़ा सा कम, यानी कि गलत स्थिति में रहेगा। आगे बात करेंगे, जो पुत्री है वो कितने की हो जाएगी? वो y+3 की हो जाएगी। और शर्त क्या कह रहे हैं कि पिता जो होगा पुत्री का 3 गुना हो जाएगा। तो पिता को हमने यहाँ पे लिख लिया, पुत्री को यहाँ पे लिख लिया। चाहे इधर आप चाहे जिसको लिखिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बराबर का चिन्ह लगाया, लेकिन ये बराबर तो है नहीं, तब तक नहीं बराबर है जब तक कि हमने पुत्री में गुणा करके दोनों को बराबर नहीं कर दिया। 3 से गुणा किया, पुत्री में ही क्यों किया? क्योंकि पुत्र की आयु कम होती है, अगर उसमें 3 से गुणा करेंगे तब वो बराबर हो पाएगी। जैसे पिता की अब जैसे पुत्री अभी 7 की है, पिता कितने हैं? 21 के हैं। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? पुत्र का 3 गुना 7 त्रिक 21, 3 गुना हो रहा है। तो जब तक हम 3 से गुणा नहीं करेंगे तो 21 और 21 बराबर होने वाले नहीं है। स्थिति समझ में आई? 21 को 21 के बराबर करना है तो इधर 7 में 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि कम में 3 से कम में गुणा करके उसको बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे x+3 हो गया, और यहाँ पे 3y+3 त्रिक का 9। पक्षांतर करेंगे, x+3 3, और यहाँ पे ये y जाएगा -3y होगा, और -9 बराबर 0 हो जाएगा। तो x -3y, और 9 में से 3 गया 6 बचेगा, -6 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण आपने निकालना सीख लिया, कैसे निकालना है, शर्त को कैसे बनाना है। यही चीज़ों का प्रयोग करके आपको आगे ढेर सारी सवालें मिलेंगे, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना होगा और अच्छे से करने का प्रयास कीजिएगा। अभी हम फिलहाल इसमें बात करेंगे कि कैसे हमको इसका आलेखी निरूपण करना है। दोस्तों, आलेखी निरूपण के लिए हम पहले समीकरण 1 को लेते हैं और इसे से थोड़ा सा हल करते हैं और कहते हैं कि क्या बनेगा। हम यहाँ पे लेते हैं समीकरण 1 से उठाया हमने, x -7y था +42 था, हमने लिख लिया, बराबर 0 हो गया। पक्षांतर करेंगे, 7y को उधर ले जाएंगे तो वो बहुत अच्छे से प्लस में हो जाएगा। और अगर y बराबर निकालेंगे तो हमको x+42/7 मिल जाएगा, जिसको हम समीकरण 3 कह देंगे, तब फिर भी कोई गलती नहीं है। अभी जो बनेगा उसको थोड़ा सा हल करना है हमें। कैसे करेंगे? हमें थोड़ा सा एक ग्राफ तो नहीं, इसको कहेंगे बॉक्स। यहाँ पे x के अलग अलग वैल्यू रखेंगे, y के अलग अलग वैल्यू प्राप्त होगी। जैसे x बराबर अगर हम 7 रखेंगे तो 42 और 7 मिल करके 49 हो जाएगा। तो 7 से भाग देने पर 7 से 49 यानी कि 7 मिलता है। 1 रखने पर देखेंगे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे 43 हो जाएगा। 7 से भाग देने पर बटे वाली गिनती मिलेगी। हमको थोड़ा सा अच्छी गिनती चाहिए। x बराबर हम 0 रखते हैं, 42, 7 6 42 यानी कि 6, ठीक है। 14 रख देते हैं, ठीक है। 14 रखा क्यों? क्योंकि ये कट जाएगा, ठीक है। कैसे कटेगा? 7 से आपको पता नहीं, 42 से कट रहा है, तो 14 रखते हैं। 14 रखने पर कितना होगा? यहाँ पे अगर हम 14 रखते हैं तो 14 42 जुड़ जाएगा, 7 से भाग देंगे, या y बराबर निकाल रहे हैं तो 6 और 5, और ठीक है, 56 मिल गया। 7 8 56 होता है, तो यहाँ पे 8 मिल गया।
और यहाँ पे x की वैल्यू और रखते हैं, और आप 21 भी रख करके देख सकते हैं। 21 रख देंगे तो यहाँ पे 21 और 42 जोड़ने पर आपको 7 9 63 पड़ जाएगा। 21 और 42 जब जोड़ेंगे तो आपको 63 मिलेगा, सॉरी 63 मिलेगा। 7 9 63, ये 9 बढ़ जाएगा। ऐसे ही 7 वाली गिनती जब रखते जाएंगे तो ऐसे मिलता जाएगा गिनतियाँ। तो इन बिंदुओं को अब यहाँ पे x बी सी और d मान लेते हैं। a बराबर 7 7, b बराबर 0 6। अब इन गिनतियों को हम यहाँ पे ग्राफ में दिखाने की कोशिश करेंगे। और एक छोटी सी बात ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पे हमने x बराबर अलग अलग चीज़ें जो रखी हैं, इनमें हम थोड़ा सा हल करके एक अक्षर, जैसे हमने पहले ये लिखने के बाद हमने इनको जब लिखना शुरू किया तो हम ऐसे लिखेंगे x बराबर 7 पर, ठीक है, कॉमा लगाएंगे। y बराबर हो जाएगा ये 7 प्लस 42 बटे 7, और यहाँ पे 49 बटे 7 बराबर 7। तो ये बाकायदा जो एक लाइन बनती है हर एक बिंदु के लिए आपको लिखने चाहिए। जैसा कि यहाँ पे हमने इनको लिखने के लिए आधा अधूरा प्रयोग किया, तो आप पूरा लिखने का प्रयास करेंगे, ये ज़्यादा बेहतर सुंदर दिखाई देगा। तो अब ग्राफ खींचने के लिए हमने इन बिंदुओं को लिख लिया है। ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया। हमने एक एक्स्ट्रा बिंदु ले लिया 42 और 12। वैसे हमको 21 पहले 42 को बाद में लिखना चाहिए था, तो डोंट वरी, कोई बात नहीं है। अब देखिए दूसरे समीकरण के लिए सेम सिचुएशन यही आपको अलग से फिर से करनी पड़ेगी। और ये भी याद रखेंगे कि ये जो हमें मिल चुका है बिंदुओं का मान, हम दोनों समीकरणों के लिए एक ही ग्राफ बनाएंगे और एक में ही दोनों को दिखाने का प्रयास करेंगे। पटरी से हम ऐसे खींचेंगे, पटरी से ही ऐसे भी खींचेंगे, और 1 1 सेंटीमीटर पे हम निशान लगा देंगे बाकायदा बहुत अच्छे से, ठीक है। और निशान लगाने के बाद ये अपना मूल बिंदु हो गया, यहाँ पे x हो गया x डैश, ये y हो गया यहाँ पे y डैश। अब बिंदु को 1 0 और 6 दिखाना है। x पे 0, y पे 6, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे a बिंदु मिलेगा। अब अपने पास ग्राफ छोटा पड़ गया है, तो आपको यहाँ पे ये क्या मान सकते हैं आप, 5 10 15 20 भी मान सकते हैं। और हम यहाँ पे 5 5 का अंतर भी मान सकते हैं, 5 10, हाँ ठीक है, 15 20 ये ले सकते हैं। और इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा हमें बिंदुओं को दिखाने में। इधर माइनस होगा और ये तो O है, ठीक है। ये 5 10 15 और 20, यहाँ पे 5 10 15 लिख लिया। अब बिंदुओं को दिखाना आसान पड़ जाएगा। 0 पे 6, यहाँ पे मिल जाएगा A, ठीक है। 7 पे 7 7 7 लगभग यहाँ पे B मिल जाएगा। और 14 यहाँ पे कहीं मिलेगा, पे 8 8 10 थोड़ा सा नीचे यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे इसको मिलाने की कोशिश करेंगे, सीधी रेखा मिलेगी। तो ये आपका ग्राफ बनेगा। पटरी से आप खींचेंगे तो साफ सुथरा और सुंदर दिखाई देगा। तो ये पहले समीकरण के लिए रहेगा। दूसरे समीकरण के लिए बिल्कुल ही ऐसे ही आपको उसमें भी बदलाव करने होंगे। अब जैसे कि यहाँ पे समीकरण 2 ये था, और यह समीकरण 2 से अगर शुरुआत करेंगे तो x बराबर क्या होगा, 3y को उधर भेज दीजिए, प्लस 6 हो जाएगा। ये बन चुका है। अब इसके लिए आप यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे और x y लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए y का मान हम रखेंगे, y इधर दिखाई दे रहा है, y बराबर 1 रखेंगे तो 1 तिक्के 3 3 6 9 मिलेगा। 2 रखेंगे, 3 दूनी 6 6 12, ऐसी गिनतियाँ मिलना शुरू होंगी। और इन्हीं को इसी ग्राफ में दोबारा से इन बिंदुओं को दिखाएंगे और इनका नाम हम PQRS लिख देंगे। तो ये बेहतरीन तरीका रहेगा इनको दिखाने का। और बस ऐसे ही दिखा करके हम इस पूरी प्रश्नावली में बड़े आराम से काम कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें मुश्किल क्या हो सकती है उनके बारे में अगर देख लें तो मुश्किल हो सकती है आपको यहाँ पे प्रश्न को पढ़ करके उसके बीजगणितीय रूप को बदलना।
और दूसरी जगह मुश्किल हो सकती है आपको इसको हल करने में। तो हल करने के लिए कक्षा 9 में ही आपको मिल गया था, बड़े आराम से आपने उसमें कर लिया था। नहीं किया था तो अब देख ही रहे कि x को इधर एक तरफ रखा है, कोई भी एक गिनती अकेली को एक तरफ रखेंगे, बाकियों को दूसरी तरफ पहुंचा देंगे। पहुंचाने के बाद हम यहाँ पे y के अलग अलग मान हम अपने हिसाब से जो मर्जी करेगा सो रखेंगे, और उधर हल करने के बाद x के बराबर आपको मिलता रहेगा। तो इस प्रकार ये बिंदु प्राप्त हो जाएंगे, इन बिंदुओं को इसमें दिखाना, ग्राफ में दिखाना, तो ये ग्राफीय निरूपण हो जाएगा। तो ये बेहतरीन तरीका रहा इन प्रश्नों को हल करने का, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ और विशेष तौर से पूछा नहीं गया है, बस यही पूछा गया है, तो हमको यही बताना ही है। और अगर आप बात करें सवाल नंबर 2 की, तो देखिए अगर पिछले सवाल का उत्तर देखना चाहें, ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना हुआ है इसमें, और बेहतरीन है, ऐसा ही बनना है और आप नकल कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल की बात करेंगे, यहाँ पे कह रहे हैं क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी, और बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 में खरीदी। बीजगणितीय रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा काम है, बल्ले और गेंद की बात कर रहे हैं, तो एक बल्ले का मूल्य बराबर x, एक गेंद का मूल्य बराबर y। यहाँ पे बल्ले का x, गेंद का y मान लिया गया है। पहले हिसाब से 3 बल्ला है तो 3x, 6 गेंद है तो 6y, प्लस करेंगे बराबर 3,900 को कर देंगे। और थोड़ा सा कट रहा था, देखेंगे 3 से 2 सभी गिनतियाँ कट रही है, तो काट करके छोटा कर दिया गया ताकि थोड़ा सा अच्छे से लुक मिले। यहाँ पे पहला समीकरण ये हो गया। दूसरे समीकरण की बात करेंगे, एक बल्ला 3 गेंद, तो एक बल्ला यानी 1x, 3 गेंद यानी कि 3y बराबर 1,300 कर दिया। बहुत ही सिंपल सा। तो ये दोनों समीकरण बन चुके। बीजगणितीय निरूपण जो होना था वो हो चुका। आलेखीय निरूपण करने के लिए आपको वैसे ही बिल्कुल हल करना है जैसे कि पिछले सवाल में हमने बात की है। बहुत ही सिंपल सा काम है। लास्ट क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है 2 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x मानेंगे, 1 किलोग्राम अंगूर का y मानेंगे। तो 2x प्लस 1y या फिर y बराबर 160 करेंगे। 1 महीने बाद उसे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, दाम होगा बदलेगा नहीं, हम x ही रखेंगे। 4 किलोग्राम सेब तो यानी 4x और 2 किलोग्राम अंगूर यानी कि 2y बराबर 300 कर देंगे। बीजगणितीय रूप बन चुका है और इसका आलेखीय रूप में हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। बहुत ही सिंपल सा काम है, ऐसा कुछ बड़ा है नहीं कि जो आपको मुश्किल में डाले इसमें। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से बताइएगा, फिर से चर्चा करेंगे इस पर। मिलेंगे फिर बाद में। ओके बाय।